पहले आपकी आवाज आए, आप जा। आवाज आ रही है? यस मैम। मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। कोई रिस्पॉन्स करे तो। पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उस वाले मैंने सुबह जो लिया वहां तो बात आ रही, इसमें मैंने भी पढ़ा। मिस आके पूछे ना। कोई आवाज आ रही है? जरा कोई अपना रिस्पॉन्स दे। जी यस मैम मैम आ मैम रही आ है रही है। आवाज। आवाज आ रही है मैम।
ग्रुप में लिखो थी। पूछे, आप पूछे। स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये जो नया टॉपिक है ये है एस्ट्रोजेंस और एंड्रोजेंस। ऑल्दो इट्स नॉट एज सच इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, क्योंकि मुझे लगा कि इंसुलिन डायबिटीज में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हमने एड्रिनल ग्लैंड्स के शुरू किए हुए थे हार्मोन, इसमें कॉर्टिसोल पड़ा था, एल्डोस्टेरोन पड़ा था, और अब ये एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन्स हैं। तो ये जो है इस पे आपको तो ऊपर से पता होना चाहिए कि ये कहाँ इनके थेराप्यूटिक यूजेस हैं। एस्ट्रोजन लेवल्स जब कम हो जाते हैं या एस्ट्रोजन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स, उनमें दिया जाता है एज ए जो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर दिया जाता है। एंड्रोजेंस में ये टेस्टोन वगैरह आते हैं जो अगर नॉर्मली ये प्रोड्यूस नहीं हो रहे मेल्स के अंदर, तो ये टेस्टोन वगैरह सिंथेटिकली प्रिपेयर करके देते हैं। सेक्स हार्मोन्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय द गोनैड्स, यानी कि मेल ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिस और ओवरीज। सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गोनैड्स आर नेसेसरी फॉर कंसेप्शन, फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, एम्ब्रियोनिक मैच्योरेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एट प्यूबर्टी, ग्रोथ ऑफ हेयर वगैरह जो होते हैं वो सब इनकी वजह से होती है। देयर एक्टिविटी इन टारगेट सेल इज मॉड्यूलेटेड बाय रिसेप्टर्स, हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और फिर उसी तरह जो सारा जैसे थायराइड हार्मोन बाइंड कर रहा था, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन वगैरह बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर के साथ जाकर, उसी तरह ये हार्मोन जो है जाकर गोनाडोट्रोफिन जो है हाइपोथैलेमस वो रिलीज करेगा, पिट्यूटरी को सिग्नल्स जाएंगे, पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, और फिर उसके बाद वो ऑर्गन्स के ऊपर जाएंगे, वहां से एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन वगैरह रिलीज होंगे। The gonadal hormones are used therapeutically in replacement therapy, contraception। ये जो हार्मोन्स हम तब भी यूज करते हैं जब बर्थ कंट्रोल को रोकना होता है, एस्ट्रोजन तब भी यूज किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स, जब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उनके अंदर वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, वेजाइनल एट्रोफी हो जाती है, उन पेशेंट्स के अंदर जो है रेडनेस, हॉट फ्लैशेस वगैरह, उनमें ये फिर ये यूज करते हैं। और ज्यादातर जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, एस्ट्रोजन लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, तो हम सिंथेटिकली एस्ट्रोजन प्रिपेयर करते हैं और उनको बॉडी में डालते हैं।
सेक्स हार्मोन सेवरल एंटागोनिस्ट्स आर इफेक्टिव इन कैंसर कीमोथेरेपी। अब जो एस्ट्रोजेंस होते हैं वो हम बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह पे एस्ट्रोजेंस होते हैं सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड, वो हमारे जो है बर्थ कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन उसके साथ वो बहुत ज्यादा ये जो होती है इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस वगैरह जो होती है कंट्रोल बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए, तो वो कैंसर कार्सिनोजेनिक होती है। कैंसर बहुत बड़ा रोल है उनका कैंसर में, कैंसर कॉज करने में, स्पेशली जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस रखी हुई होती है फीमेल्स ने बर्थ कंट्रोल के लिए, वो ब्रेस्ट कैंसर, ओवरीज का कैंसर करती है और फिर वो ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज्यादा रोल है। तो हर जो भी डिवाइस ले रहे हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं उनका एक टेन्योर होता है, उसके बाद वो रिप्लेस करनी होती है या तो नई डिवाइस रखनी होती है ताकि इन्फेक्शन ना हो, और रेगुलर उनका चेकअप होना चाहिए। रेगुलरली आप जो है वो जिसे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उसको उससे जो है वो रिप्लेस करवा लेनी चाहिए, और अगर कोई उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसको रिमूव करवा देनी चाहिए। सेवरल एंटागोनिस्ट्स आर इफेक्टिव। अब इन सेक्स हार्मोन्स के जो एंटागोनाइजिंग जिनका इफेक्ट होगा, जो एंटागोनिस्ट होंगे इनके, वो कैंसर कीमोथेरेपी में यूज होंगे। All gonadal hormones are synthesized from the precursor। कोलेस्ट्रॉल बेसिक प्रिकर्सर है जो कि जिससे ये हार्मोन्स बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल इसका मेजर प्रिकर्सर है। अगर शुरू में याद हो एक फ्लो चार्ट सा भी दिखाया था जिसमें कोलेस्ट्रॉल था और एट द एंड पर जो है वो सारे हार्मोन्स एंड्रोजेंस वगैरह प्रोड्यूस हो रहे थे। किसी को याद है वो फ्लो चार्ट सा था? पिछली वाले लेक्चर में वो है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द स्टेरॉइड न्यूक्लियस रिसेप्टर्स, इसके न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये अपना काम रिसेप्टर से बाइंड करता है। एरोमेटाइजेशन इज द लास्ट स्टेप इन एस्ट्रोजन सिंथेसिस। Estradiol, also known as 17-estradiol, is the most potent estrogen। ये सबसे potent है, सबसे ज्यादा रोल इसका है, सबसे important है और सबसे ज्यादा significance इसकी है। Produced and secreted by the ovaries। तो estrogens जिसमें estradiol है ये ovary produce करेगा। It is a principal estrogen in the premenopausal women। जो fertile women होती है उनके अंदर ये principal estrogen है, main यही है estradiol। Estrad is a metabolite of estradiol। इसकी पोटेंसी थोड़ी सी कम है, 1/3 of the estrogenic potency of estradiol। estradiol की ज्यादा है और इसकी कम है। बाकी estrad, estriol, estradiol नहीं, ये estrad है। estrad is significantly less potent than estradiol। आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शंस में सबसे पोटेंट कौन सा है, तो estradiol है। इट इज प्रेजेंट इज सिग्निफिकेंट अबाउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इसके लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं एस्ट्रोजन लेवल्स। सिंथेटिकली जो प्रिपेयर किया जाता है वो एथिडाइल एस्ट्राडायोल है। अंडरगो लेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लिवर के अंदर ये ज्यादा मेटाबोलाइज, इसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा नहीं होता, ये स्टेबल रहता है। नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड्स दैट बाइंड टू द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ जो नॉन स्टेरॉइडल ये कंपाउंड्स हैं ये बाइंड करेंगे एंड एक्सर्ट ईदर एस्ट्रोजेनिक और एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स। या तो ये एस्ट्रोजन को प्रमोट करेंगे या उनका एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होगा। ऑन टिश्यू टारगेट्स आर कॉल्ड द सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये जो सिलेक्टिव एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स है ये नए हैं जो सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है और इनका एस्ट्रोजेनिक या एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है। इसमें एग्जांपल्स दी हुई है दो, एक टेमोक्सिफिन और दूसरा रिलॉक्सिफिन। अच्छा, अगर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है उसके अंदर क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो कॉज करता है ब्रेस्ट कैंसर, तो एस्ट्रोजन जो है अगर सेल्स जो सेल्स हो गए ब्रेस्ट के अंदर अगर तो उनके ऊपर रिसेप्टर पॉजिटिव हो गए तो एस्ट्रोजन जाकर उसके साथ हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और जो कैंसर की ग्रोथ है उसको प्रमोट करेगा। अगर हमें किसी कैंसर का अंडरलाइन कॉज पता है कि इस वजह से ये कैंसर है तो हमें थेरेपी देने में आसानी हो जाती है। तो ऐसे जिनका एस्ट्रोजन जो है पॉजिटिव रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तो अपने पॉजिटिव रिसेप्टर के साथ यानी उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, ग्रोथ कर रहा है कैंसर की, तो जब हम थेरेपी देंगे तो वो थेरेपी हमारी सक्सेसफुल होगी।
लेकिन अगर कोई ऐसा रिसेप्टर है जो नेगेटिव है, जो कि एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर में वो रिसेप्टर जो है कॉज नहीं है ग्रोथ करने का, तो फिर हमारे लिए थेरेपी देना मुश्किल होता है। तो इस तरह कुछ रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, कुछ रिसेप्टर नेगेटिव होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और हाई एफिनिटी के साथ अपने रिसेप्टर के साथ न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ ये बाइंड करेगा। टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ये उनकी सब टाइप्स बताई हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक ये रिसेप्टर बताए हुए, ये कोई रिसेप्टर की सब टाइप्स हैं। अच्छा, जो इसमें पॉजिटिव रिसेप्टर है मे बी कंसीडर एज द क्लासिक एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर, और ये एक और सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया, ये रिसेप्टर जो है हाईली होमोलोगस, इससे मिलता जुलता है, हाईली होमोलोगस है। ये पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि एस्ट्रोजन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। चेंज इन द सेल बिहेवियर, फॉर एग्जांपल इंक्रीज प्रोलिफरेशन, सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट कर जाएंगे। The most frequent use of estrogens are for contraception and postmenopausal therapeutic के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यूजेस है एस्ट्रोजेंस के, तो दो बेसिक यूजेस के, एक तो कॉन्ट्रासेप्शन के बर्थ कंट्रोल को रोकते हैं, और दूसरा ये जो पोस्ट मेनोपॉजल, जब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उनकी बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये डेंसिटी को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए ये दिए जाते हैं ताकि हिप फ्रैक्चर ना हो जाए, कोई जॉइंट फ्रैक्चर ना हो जाए ऐसी औरतों में। एस्ट्रोजन की, अच्छा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलाकर देते हैं, कंबाइंड इफेक्ट होता है इनका। एस्ट्रोजन क्योंकि कार्सिनोजेनिक है, और प्रोजेस्टेरॉन के भी ये कि ये कुछ साइड इफेक्ट्स है, तो इन दोनों को जब हम मिला कर देते हैं तो ये कम अमाउंट में एस्ट्रोजन यूज होते हैं, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी दोनों कंबाइंड थेरेपी देंगे। Estrogen progesterone therapy is lowest effective dose for the shortest possible time to relieve the vasomotor symptoms and vaginal atrophy. जो vaginal dryness atrophy हो रही है उसको रोकने के लिए, और vasomotor symptoms जो flashes हो जाते हैं, temperature raise कर जाता है, रेडनेस हो जाती है ऐसी औरतों को, उनके लिए फिर ये मिलाकर थेरेपी दी जाती है, क्योंकि अगर इसकी थोड़ी सी भी डोज देंगे तो वो इफेक्टिव होती है। Estrogens are also used extensively for replacement therapy in premenopausal patients. जो अपनी रिप्रोडक्टिव एज है उनमें भी ये दे सकते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी के तौर पर एस्ट्राडायोल देते हैं। Progestin is always included with the estrogen therapy because the combination reduces the risk of endometrial carcinoma. जो कार्सिनोमा जो एस्ट्रोजन कॉज कर रहा है वो रिड्यूस हो जाता है। Therapeutic uses of estrogens, अच्छा, ये ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं जो कि अक्सर दे दिए जाते हैं, जो कि बर्थ कंट्रोल को रोकते हैं। ये यहाँ पर एस्ट्राडायोल थोड़ा थोड़ा बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में एस्ट्राडायोल की, अगर पैच लगा दें तो वो पैच रिलीज करता रहता है एस्ट्राडायोल को, बॉडी के अंदर ब्लड में जाता रहता है। अच्छा, delivery of estradiol by transdermal patch is also effective in treating the postmenopausal symptoms. ये पैच जो है ये लगा देते हैं ताकि जो है ये रिलीज करता रहे ब्लड के अंदर एस्ट्राडायोल। ऑस्टियोपोरोसिस पे बहुत इफेक्टिव है ये थेरेपी। प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म, अगर एस्ट्रोजन जो है, अगर आपके अंदर हार्मोन लेवल, सेक्स हार्मोन लेवल्स कम है किसी के अंदर, तो उसमें एस्ट्रोजन इन कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्टिन देते हैं। is instituted to stimulate development of secondary, ताकि secondary sexual characters जो है फीमेल्स के अंदर डेवलप हो सके। एस्ट्राडायोल नेचुरली ऑकरिंग एस्ट्रोजेंस है। एब्जॉर्प्शन इनकी किससे होती है? जीआईटी के थ्रू होती है, स्किन के थ्रू होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये थ्री इनकी बताए हुए जहाँ से ये एब्जॉर्ब होती है, और ये नेचुरली ऑकरिंग एस्ट्रोजेंस है। टेकन ओरली, अगर ओरली देंगे सिंथेटिकली प्रिपेयर, एस्ट्राडायोल इज रैपिडली मेटाबोलाइज्ड बाय द माइक्रोसोमल एंजाइम्स ऑफ द लिवर।
अब वो पता है लिवर के अंदर एक पूरा साइटोक्रोम P450 सिस्टम है एंजाइम्स का, जो इसकी हर ड्रग की मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट करता है, इस वजह उनके जो इंट्रावीनसली दी जाती है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो, तो इस वजह से वहां पर इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। सिंथेटिकली जो एस्ट्रोजन एनालॉग्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं, दो बताए हुए यार, ये सिंथेटिकली देखिए, इथिनाइल एस्ट्राडायोल और दूसरा वेस्ट्राडोल। वेस्ट्राडोल is quickly demethylated to ethinyl estradiol which is metabolized more slowly। ये इस पे डीमेथाइलेशन हो जाती है इसकी एथिनाइल एस्ट्राडायोल के अंदर, और ऐसा ऐसा ये मेटाबोलाइज होती है स्लोली। एस्ट्राडायोल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोजेंस टेकन ओरली स्लो। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, किसी को कोई याद है? मैम ड्रग जो डिग्रेड होती है उसकी कितनी क्वांटिटी हमारी ब्लड में जाती है वो उतनी उसकी बायोअवेलेबिलिटी है। अनचेंज फॉर्म में जो फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग दैट रीचेस अवर ब्लड विदाउट एनी चेंज, वो हमारी बायोअवेलेबिलिटी होती है। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोजन टेकन ओरली स्लो ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म विद द लिवर। यार ये चेंज हो जाती है लिवर के अंदर। अभी किन फॉर्म में एस्ट्राडायोल सिंथेटिकली प्रिपेयर दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस दे देते हैं, टॉपिकली जेल दे देते हैं, एबल्जेंस दे देते हैं जिसमें दो लिक्विड्स मिक्स होते हैं और वो इमिसिबल होते हैं एक दूसरे के अंदर, विजाइनली दे देते हैं ये एस्ट्राडायोल, या इंजेक्शंस फीमेल्स को लगा देते हैं ताकि बर्थ कंट्रोल रहे। ये बर्थ कंट्रोल करने के लिए सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं। They are hydroxylated in the liver to derivatives that are subsequently glucuronidated or sulfated। वो अगर आपने पढ़ा फेज 1 और फेज 2 जो है मेटाबोलाइट्स बनते हैं और उनकी एक्सक्रीशन होती है, फिर उसमें ये जो है ये ग्लूकोरोनिडेशन या सल्फेट के साथ वो कंबाइन करके वो जो मेटाबोलाइट बना रहे थे एक्सक्रीट आउट करने के लिए। एडवर्स इफेक्ट नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस या हैवीनेस, पोस्ट मेनोपॉजल यूट्रीन ब्लीडिंग हो सकती है, इसे ब्लीड कर सकते हैं। थ्रोम्बो एम्बोला, थ्रोम्बस बन सकता है, किसी भी ब्लड वेसल के अंदर कोई क्लॉट बन सकता है जिसे थ्रोम्बस कहते हैं, और अगर ये लंग्स की तरफ चला जाए तो किसी और ब्लड वेसल को जाकर ये प्लग कर जाए तो वो एम्बोलाई बना देता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और ब्रेस्ट एंडोमेट्रियल कार्सिनम कैंसर या कार्सिनोमा, ये इसकी सबसे बड़ी जो है कहते हैं ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर्स जो है ये इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये अब सामने आ रहा है। Selective estrogen receptor modulators. Selective estrogen receptor modulators are a new class of estrogen related compound। इन सारे ये नाम लिखे हुए, टेबॉक्सीफीन, टोरिमिफीन, रेलॉक्सीफीन और क्लोमिफीन, ये सारे वो है जो कि selective estrogen receptor modulators है। Compounds that interact at estrogen receptors, they display selective agonist और antagonistic इनकी एक्टिविटी होगी, ये जाकर बाइंड कर जाएगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर्स, इनमें सबसे पहला जो बताया हुआ है वो टेबॉक्सीफीन है। टेबॉक्सीफीन competes with estrogen for binding to the estrogen receptors in a breast tissue। Palliative treatment of metastatic breast cancer in postmenopausal women। तो ये क्या है, ये जब postmenopausal women के अंदर मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर फैल जाता है, मेटास्टाइज कर जाता है, तो फिर उसमें ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, यानी ये कॉज तो रिमूव नहीं करता लेकिन सिम्टम्स को ही रिमूव कर देता है। एडजुवेंट थेरेपी फॉलोइंग मिस्टेक्टमी और रेडिएशन। जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो जाहिर है ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, मिस्टेक्टमी हो जाती है उसकी, उसको मिस्टेक्टमी कहते हैं सर्जरी को। तो एडजुवेंट थेरेपी के तौर पर एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर दिया जाता है ताकि जो रेडिएशंस दे रहे हैं या सर्जिकल जो प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो इनहेंस्ड हो जब एडजुवेंट साथ देंगे। तो टेमोक्सिफिन जो ये एज एन एडजुवेंट देते हैं। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को, जो हाईली रिस्क पेशेंट्स होते हैं जो जेनेटिकली या किसी और वजह से जिनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, तो उनके अंदर ये दे देते हैं। बेसिक हमें कैसे पता चलता है कि इस बंदे को ब्रेस्ट कैंसर है, हमें उनका हार्मोन लेवल्स, ऐसे लोगों के हार्मोन लेवल्स थोड़े
नॉर्मल लेवल से मुख्तलिफ हो जाते हैं, या उनकी कोई जेनेटिकली हिस्ट्री होती है, फिर उनके हार्मोन लेवल्स वगैरह चेक किए जाते हैं तो वो पता चलता है। तो ये टेबॉक्सीफीड जो है ये ऐसे जो हाई रिस्क पेशेंट जिनमें ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा चांसेस होती है जिन फीमेल्स में, उनको दिए जाते हैं। यूजुअली जो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं उनके पीछे हिस्ट्री होती है, कोई बहन, कोई भाई भी इवन उनका अगर ब्रेस्ट कैंसर है, तो एक ऐसी फैमिली भी हमने देखी जिसको ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके भाई को जो था वो इंटेस्टाइन का कैंसर था। तो ये कैंसर जो है फैमिलीज के अंदर रन करते हैं। टेबॉक्सीफीड जो है इसके एडवर्स इफेक्ट क्या, हॉट फ्लैशेस, डोजिया, वेस्टरल इरेगुलरिटीज, विजाइनली ब्लीडिंग कर देगा, हाइपरप्लेजिया, मैलिग्नेंसीज। रिलॉक्सीफीड जो है ये क्या, सेकेंड जनरेशन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। बोन डेंसिटी को इम्प्रूव कर देता है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स डिक्रीज कर देता है, एंडोमेट्रियम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं, और यूट्राइन कैंसर्स भी ये नहीं करता। अच्छा, ये हमारा एलडीएल लेवल जो होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो जाए तो आर्टरीज वगैरह में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, उनको ये जो है रिलॉक्सीफीड जो है वो रिड्यूस कर देता है। एलडीएल जो है ये बैड कह लें लाइपोप्रोटीन्स है, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो ये अच्छी लाइपोप्रोटीन्स है, क्योंकि ये जो है कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होने देती, बनने नहीं देती। तो रिलॉक्सीफिन का क्या फंक्शन है कि लोअर करती है कोलेस्ट्रॉल को एट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स इन द सीरम, बट इट हैज नो इफेक्ट ऑन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। लेकिन एक फायदा है कि एलडीएल लेवल्स जो होते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स उसको कम करती है। Prevention treatment of osteoporosis in postmenopausal women, reduce of invasive breast cancer in postmenopausal women। तो इसका थोड़ा सा रोल है कि ये कैंसर दाग कैंसर के बचाती है कैंसर से। ये हमने एक बोन डेंसिटी का ग्राफ है कि बोन डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है अगर हम रिलॉक्सीफीड देते हैं। ये इम्प्रूव करती है बोन डेंसिटी को, ये देखिए ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा इसलिए बोन डेंसिटी को इम्प्रूव कर देती है, इसलिए पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स को देते हैं। इसका कंपैरिजन किया प्लेसिबो से। प्लेसिबो ऐसे ही होता है कि उसमें एक्टिव कंपोनेंट नहीं होता कोई भी, मेडिसिन तो प्रॉपर होती है। अगर हम वैक्सीन वगैरह का कोई टेस्ट करते हैं किसी वैक्सीन को, तो हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं। एक ग्रुप को प्लेसिबो दे लेते हैं जिसमें कुछ कंपोनेंट नहीं होता, और एक ग्रुप होता है जिसमें एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। प्लेसिबो हम इसलिए देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स देखने के लिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम उसमें कुछ भी नहीं होता, खाली होती है, वो ड्रग नहीं होती वो। और दूसरा जो ड्रग वैक्सीन जो देंगे वो वैक्सीन का इफेक्ट बता रही है। Riloxifene, the drug is readily absorbed orally, converted to the glucuronide conjugates through first pass metabolism. 95% of riloxine is bound to plasma proteins, enterohepatic cyclic है इसकी, और बाइल के थ्रू ये बिलरी ट्रैक है, थ्रू बाइल के थ्रू जो इसकी इसमें एक्सक्रीशन हो जाती है। इसमें वो साइड इफेक्ट्स इसके वही है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, हॉट फ्लैशेस, क्रैम्प्स, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, pulmonary embolism, retinal vein thrombosis, should be avoided in women who are pregnant। जो pregnant है उनमें रिलॉक्सीफिन नहीं देनी, और इसका जो है वो को एडमिनिस्टर किया जाता है विद कोलेस्टायर अमाइड के रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ रिलॉक्सीफिन बाय 60%। तो उसके बाद टोरिबीफीड है। टोरिबीफीड जो है ये भी सिलेक्टिव रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। फिर प्रॉपर्टीज एंड साइड इफेक्ट्स इसके वही है जो टेबॉक्सीफीड के। रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कैंसर विद टोरिबीफीड आर लैकिंग। The use of toribifid is restricted to postmenopausal women with metastatic या breast cancers जो है कर सकता है। Clobifid जो है by acting as a partial estrogen agonist and interfering with the negative feedback of estrogens on the hypothalamus।
ये हाइपोथैलेमस के ऊपर अफेक्ट करेगा। क्लोबीफीड इंक्रीज द secretions of gonadotrophy releasing hormone and gonadotrophy leading to stimulation of ovulation। तो बेसिकली ओव्यूलेशन क्या थी कि जो फीमेल्स होती है उनके अंदर एग बनता है, वो एग रिलीज करवाते हैं ये क्लोमीफीन। तो ये जो है ये क्या हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करेगा, वहां पर गोनाडोट्रोफी रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा, वो फिर पिट्यूटरी के ऊपर जाएगा, फिर पिट्यूटरी जो है उसे जो जितने भी जो होंगे गोनाड्स वगैरह उनसे वो क्या करवाएगा, रिक्वायर्ड हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा। और फिर वो क्या करेगी, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिडाइजिंग हार्मोन है, ये सारे जो रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, और फिर ये क्या करेंगे जो अपने जिस ऑर्गन्स के ऊपर जाकर एक्ट करेंगे और वहां से ल्यूटिडाइजिंग हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन वगैरह रिलीज करवाता है, और ये हेल्प करते हैं स्टिमुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन, यानी एग को रिलीज करवाते हैं। अब एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट क्या होगा कि एंटी एस्ट्रोजन जो जा रहा है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और वहां पर फिर डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह नहीं हो रही, नो जीन एक्टिवेशन। ये जो नीचे डीएनए का स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंड, जीन एक्टिवेशन नहीं होने दे रही, ब्लॉक करती है। क्लोबीफीड इनफर्टाइल, क्योंकि ये क्या कर रहा है ओव्यूलेशन करवाता है, इनफर्टाइलिटी में ये इनफर्टिलिटी में देते हैं। इट इज नॉट इफेक्टिव इन वुमेन, अगर तो कोई हाइपोथैलेमस में हार्मोन रिलीज कम हो रहा है तब तो ये अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर कोई ओवरीज ही खराब है या पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई मसला है तो फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगी ये। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, डोज रिलेटेड है, हेडेक हो सकता है, डोजिया हो सकता है, वेजोमोटर फ्लशेस हो सकते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, ओवरीज एनलार्ज्ड हो सकती हैं। Progestin जो है प्रोजेस्टेरॉन, the natural progestin is produced in response to luteinizing hormone। जो luteinizing hormone प्रोड्यूस कर रहा है anterior pituitary के से जो रिलीज होता है वो क्या कर रहा है, the natural progestin प्रोड्यूस करवा रहा है। कॉर्पस ल्यूटम वो स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होता है और अगर प्रेगनेंसी हो तो वो बनता है उसके, अगर नहीं होती प्रेगनेंसी तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये कहाँ से स्क्रीट होता है, प्रोजेस्टिन secreted by corpus luteum by male, secreted by the testes। It is also synthesized by the adrenal cortex in both sexes। ये सारे सेक्स हार्मोन्स थे, हमने पढ़ा था कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो है 3 जोन्स थे उसके। पहला जोन वो था जहाँ से एल्डोस्टेरोन आ रहा था, सॉल्टी हार्मोन्स आ रहे थे। दूसरा जोन वहाँ था जहाँ स्वीट हार्मोन्स थे जैसे कॉर्टिसोल, और ये इनर जोन था जहाँ पर सेक्स हार्मोन्स थे। तो ये सारे वो इनर जोन वाले सेक्स हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी ये रिलीज होता है, कॉर्टेक्स बाहर होता है, मेडल्ला अंदर होता है। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की वो आपको अगर याद हो एक जोना रेटिकुलरिस लेयर थी जिससे ये रिलीज हो रहे थे। Progestin in females, progesterone promotes the development of secondary endometrium that can accommodate implantation। जब एग की रिलीज होगा वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी कि स्पर्म होगा वहां पर, तो फिर ये जो होगा प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा हो जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी हो जाए। इन conception takes place, if conception takes place कि अगर प्रेगनेंसी हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन continues to be secreted, maintaining the endometrium in a favorable state for the continuation of the pregnancy। पर corpus luteum भी वहां पर रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स भी ज्यादा होंगे, और अगर ये नहीं होगा तो प्रोजेस्टिन लेवल्स या प्रोजेस्टेरॉन्स जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। रिड्यूसिंग द यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस, उस वक्त यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं होती। अच्छा, इसके इफेक्ट है कि एन इंक्रीज इन हेपेटिक ग्लाइकोजन प्रोबेबली थ्रू एन इंसुलिन मीडिएट मैकेनिज्म, सोडियम रिजॉर्प्शन डिक्रीज कर देता है, बॉडी टेम्परेचर ये राइज कर देगा प्रोजेस्टेरॉन, डिक्रीज इन सब प्लाज्मा अमाइनो एसिड्स, डिक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिनरी नाइट्रोजन। ये जो है अमाइनो एसिड्स वगैरह डिक्रीज कर देगा प्लाज्मा में अमाइनो एसिड्स। Its rapid metabolism resulting in low bioavailability, synthetic progestin
used in contraceptions are more stable to first pass metabolism. इसकी first pass metabolism जो synthetically prepare करते हैं उनकी कम होती है। ये सारी वो examples दी हुई हैं इनकी। norethindrone acetate, norgestrel और उसके अलावा levonorgestrel, desogestrel और norgestimate। प्रोजेस्टेरॉन जो होगा इसमें एग्जांपल दी हुई है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ओरल फॉर्म भी अवेलेबल है। क्लिनिकली यूजेस कंट्रोल ऑफ डिसफंक्शनल यूट्रीन ब्लीडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ डिसमेनोरिया, यानी जब ड्यूरिंग द पीरियड्स जो पेन होती है उसको कंट्रोल करता है। डिसमेनोरिया कहते हैं पेन को जो ड्यूरिंग पीरियड्स होती है फीमेल्स के अंदर। और मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रियम यूट्रस की लेयर है तो उसको वहां पर एंडोमेट्रोसिस को मैनेज करती है, उसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह को। प्रोजेस्टेरॉन रैपिडली अब्सॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है प्लाज्मा के अंदर। कंप्लीटली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, glucuronidate metabolite is excreted primarily by the kidneys। इसकी जो है किडनीज के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये जो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सिंथेटिक प्रोजेस्टीन आर लेस रेडिली मेटाबोलाइज्ड, लेकिन सिंथेटिकली जो भी चीजें जरा ज्यादा स्टेबल होती है उसकी मेटाबॉलिज्म कम होती है। ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं इसके। हेडेक, डिप्रेशन, चेंज इन लिबिडो और वेट गेन। चेंज इन लिबिडो यानी सेक्सुअल मूड जो है वो चेंज होता है। एंटी प्रोजेस्टीन, ये प्रोजेस्टीन और प्रोजेस्टेरॉन था, अब एंटी प्रोजेस्टीन। मेफेप्रिस्टोन, प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट इफेक्ट होगा इसका या फिर ये पार्शियली एगोनिस्ट होगा। Administration of the drug to females early in pregnancy results in death due to the interference with progesterone। एंटी-प्रोजेस्टीन है तो प्रोजेस्टेरॉन के साथ इंटरफेयर करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स के साथ। प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स प्रेगनेंसी के लिए जरूरी थे, अब अगर प्रेगनेंसी में ये एंटी दे देंगे प्रोजेस्टीन तो ये अफेक्ट कर देगा और एबॉर्शन हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट यूट्रीन ब्लीडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिसोप्रोस्टोल। ये मिसोप्रोस्टोल अगर आपको याद हो तो ये वो था प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग था जो कि उसमें दे रहे थे जब जीआईटी की ड्रग्स पड़ी थी, हार्मोन्स पड़े थे। तो प्रोस्टाग्लैंडीन जो है इसका क्या होता है इफेक्ट कि ये स्टमक सिक्रीशंस को कम कर रहा था, तो HCl वगैरह की प्रोडक्शन को स्टमक के अंदर, एसिडिक एनवायरनमेंट को कम करता है। लेकिन उसके साथ अगर आपको याद हो तो प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग का एक बहुत बड़ा जो किसी को याद है कि उसका साइड इफेक्ट क्या था? एबॉर्शन करता है ये। तो ये वही है कि अगर मिसोप्रोस्टोल ओरली देंगे और इंट्रावेजाइनली आफ्टर अ सिंगल ओरल डोज ऑफ मेफेप्रिस्टोन effectively terminate the gestation, जो abortion कर देगा ये। Contraceptive pills जो हैं, drugs are available that decreases fertility। ये हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है ये फर्टिलिटी को रोकता है, कंट्रोल करता है, बर्थ कंट्रोल करता है। उसमें प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, एग का रिलीज ही नहीं करवाता ताकि स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइज ही नहीं होगा। इम्पेयरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशंस, मेल और फीमेल गैमेट्स उनकी इम्पेयरमेंट कर देगा, गैमेट्स को मैच्योर नहीं होने देगा, या जो इंटरफेयरिंग करेगा विद जेस्टेशन, वो जो पीरियड है उसमें इंटरफेयर करेगा। ट्रेंटली इंटरफेयर्स ज्यादातर ऐसी हैं जो ओव्यूलेशन को अफेक्ट करती हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने देती। अब क्लासेस इसमें कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, प्रोडक्ट्स कॉटेरिक कंबाइंड, इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टीन दोनों होते हैं। मोनोफेजिक कॉम्बिनेशन पिल्स ये मुख्तलिफ डोजेस में देते हैं, जैसे अगर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, एक रेगुलरली यूज करने होते हैं, एक जो है वो कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है तब तक बॉडी के अंदर इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद फिर वो ड्यूरेशन खत्म हो जाए तो फिर लेने पड़ते हैं। इसी तरह पैचेस जो हम लगा लेते हैं फीमेल्स को रिकमेंड कर देते हैं,
उसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है। इसी तरह जो इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस होती है यूजुअली उनका 5 इयर्स तक होता है, उसमें रेगुलर चेकअप होता है, कोई इन्फेक्शन हो वो दिखाना पड़ता है। और दूसरा जब 5 इयर्स गुजर जाए तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है उनको रिप्लेस करवाना होता है, नई डिवाइस लेनी होती है या उसको रिमूव करवाना होता है। लेकिन हर चीज़ के अंदर चाहे आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लें या आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ करें, कोई पैच यूज़ करें, जो प्रेगनेंसी का रेशो ऑल्दो कम हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता, चांसेस फिर भी रहते हैं। Products containing combination of estrogen, progestin, monophasic combination pills containing a constant dose of estrogen and progestin given over 21 days. Transdermal patch होगा, transdermal contraceptive patch containing ethinyl estradiol and the progestin norelgestromin. One contraceptive patch is applied each week for 3 weeks. टू द एब्डोमेन, हर वीक 3 हफ्ते तक देते रहना है। अपर टॉर्सो और ब्यूटॉक, ठीक है, एब्डोमेन पर या नेक से नीचे, वेस्ट से ऊपर, अपर टॉर्सो या ब्यूटॉक पर। वीक 4 इज पैच फ्री एंड विड्रॉल ब्लीडिंग ऑकर्स। Increased exposure to estrogen may increase the risk of adverse events such as thromboembolism। इसमें इसका सबसे बड़ा जो है वो अगर एस्ट्रोजन ज्यादा दे रहे हैं तो उससे हो जाएगा। विजाइनल रिंग भी दे देते हैं, ये जो है ये विजाइनल रिंग के अंदर एथेनाइल एस्ट्राडायोल और एस्ट्रोजन इसके अंदर एथनोजेस्ट्रल है। प्रोजेस्टीन जो कुछ पिल्स तो कंबाइंड थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन, और कुछ खाली प्रोजेस्टीन। प्रोडक्ट्स कंटेनिंग अ प्रोजेस्टीन ओनली यूजुअली norethindrone or norgestrel are taken daily on a continuous schedule. These preparations are less effective than the combination pills. Combined pills जो होंगे ज़्यादा effective है। They may produce irregular menstrual cycle more frequently than the combination. अगर combination में रहेंगे तो irregularities menstruation cycle में कम होंगी, लेकिन अगर खाली प्रोजेस्टीन ले रहे हैं तो फिर ज्यादा हो सकती है। इम्प्लांट्स भी होते हैं, अब सबडर्मल इम्प्लांट कंटेनिंग एटोनोजेस्ट्रिल ऑफर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। 1/4 सेंटीमीटर कैप्सूल होता है जब अपर आर्म में रख दिया जाता है, बाजू में, एंड प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स तक वो इफेक्टिव रहता है। साइड इफेक्ट्स वही कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, हेडेक्स होंगे, ये सब क्यूटेनियसली एक कैप्सूल रख देते हैं जो कि फिर बाद में वो रिलीज करता रहता है और स्किन के अंदर से वो अब्जॉर्प्शन होती रहती है। कॉन्ट्रासेप्शन, प्रोजेस्टीन, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, लेवोनोर्जेस्ट्रिल रिलीजिंग इंट्रायूट्रीन सिस्टम ऑफर्स अ highly effective method of long-term contraception. This intrauterine device ये 5 साल तक के लिए रख देते अंदर, उसके बाद ये चेंज करनी पड़ती है या ये निकालनी पड़ती है। जो कॉपर टी रखवा लेते हैं वो बहुत कॉमन उसका नाम होता है कॉपर टी। पोस्ट कॉर्टियल कॉन्ट्रासेप्शन, पोस्ट coital or emergency contraception reduces the probability of pregnancy और between 0.2 to 3%। प्रोजेस्टीन फॉर एग्जांपल, ये सारे दिए हुए, ये अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कि प्रेगनेंसी फौरन हो जाए तो जो है ये रख देते हैं। अच्छा, एक डोज देंगे, उसके 12 घंटे बाद दूसरी डोज दे देते हैं। Combination of estrogen progesterone administered over an approximately 3 weeks period inhibits ovulation. आपको थोड़े थोड़े ना बस साइड इफेक्ट्स आने चाहिए, हार्मोन सेक्स हार्मोन्स का पता होना चाहिए, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं ये पता होना चाहिए, उनके साइड इफेक्ट्स और थेराप्यूटिक यूजेस क्या है बस। एडवर्स इफेक्ट्स, ब्रेस्ट फुलनेस, डिप्रेशन, फ्लूइड रिटेंशन कर रहा है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये इसके इफेक्ट्स है। कार्डियोवास्कुलर, कार्सिनोजेनिसिटी, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस होगी और वेट गेन हो जाता है सब के अंदर। हार्मोन्स लेवल्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, बाहर से सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड दे रहे हैं
तो इसमें वेट गेन के बहुत ज्यादा चांसेस है। द कम्बिनेशन पिल कॉजेज अ चेंज इन द सीरम लिपिड प्रोफाइल, जो आपकी लिपोप्रोटीन प्रोफाइल है वो भी चेंज हो जाएगी। ये हाइपोथैलेमस बताया हुआ है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी बताया हुआ है, ये इनसे हार्मोन्स जिस जिस ग्लैंड्स के ऊपर जिस जिस ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं उसे हार्मोन्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कर रहा है। थायराइड जो है इसका भी रोल होता है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एनर्जी के अंदर। कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर से, एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, एड्रोजन रिलीज हो रहा है। हम एड्रोजन्स पढ़ रहे हैं अब आगे आगे इस पे ये एंड्रोजन्स आ गए, ये हमें अभी एस्ट्रोजन्स लेवल्स प्रोड्यूस देख रहे हैं। अच्छा, हाइपोथैलेमस वही गोनाडोट्रोफी रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, उससे पिट्यूटरी में जाएगा, ल्यूटेराइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के? इंटीरियर पिट्यूटरी के। एंटीरियर, शाबाश। ओवरीज एंड टेस्टिस के ऊपर जाएगी इंस्ट्रक्शंस की, वहां से हार्मोन्स रिलीज करे और फिर रिप्रोडक्शन होगी, या जैसे ओव्यूलेशन वगैरह होती है, एग रिलीज होता है। The androgens are a group of steroids that have anabolic or masculinizing effect in both males and females. ये किस लिए यूज होते हैं? इनका मेजर फंक्शन क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्यूबर्टी वगैरह में ये होता है। टेस्टोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द लेडिक सेल्स इन द टेस्टिस, टेस्टिस के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉलर अबाउट बाय सेल्स इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल एंड बाय द एड्रिनल ग्लैंड इन बोथ सेक्सेस। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं दोनों के अंदर। Testosterone, like estrogen, is also a steroid hormone, is found in males and in very small amount females में होते हैं। ये सेक्चुअली जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है, फेशियल हेयर, इंक्रीज मसल मास, उसमें यूज करते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर ये हार्मोन्स जो है ये एथलीट्स और ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो यूज करना शुरू कर देते हैं मसल मास इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, ये सारे एग्जांपल्स दी हुई है। डाईहाइड्रो टेस्टेरोन, उसके अलावा एंड्रोस्टिडायोन, एंड्रोस्टिडायोन, एंड्रोस्टेरोन in a small amounts. Testosterone excretion by the cells is controlled by the gonadotropin releasing hormone, वही hypothalamus जो है वो रिलीज करवाएगा, पिट्यूटरी पर इफेक्ट होगा उसके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टू स्क्रीट अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन, और फिर वो एड्रोजन टेस्टोन रिलीज हो गए। टेस्टोन और इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट्स इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ दी स्पेसिफिक ट्रोफिक हार्मोन्स थ्रू ए नेगेटिव फीडबैक लूप। अगर ये जरूरत नहीं है तो वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेगा और ये हार्मोन कम हो जाएगा। एंड्रोजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल मैच्योरेशन। अच्छा, ये इसका आ सकता है, इसकी यूजेस स्पर्म प्रोडक्शन। एंड्रोजन्स जो है ये हार्मोन टेस्टोन वगैरह स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ मसल प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन, डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, बोन की रिजॉर्प्शन को ये डिक्रीज करता है। ये देखिए ये यूज कर रहे हैं इसको इलीगली और अनएथिकली, एक्सट्रीमली हार्मफुल है ये। These steroids are man-made derivatives of testosterone, synthetically जो हम बनाएंगे। Anabolic steroids include ये athletes use कर रहे हैं, body builders, to stimulate the body to build muscles, tissues, and strengthen the bones and speed muscle recovery. ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं इसके। इसमें क्या है कि अगर ये अनएथिकली यूज कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ऑर्गन्स जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो उनकी श्रिंकेज हो जाएगी। जो स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है, जो फर्टिलिटी के लिए जरूरी होता है, वो काउंट जो होता है मेल्स के अंदर कम हो जाएगा, इनफर्टिलिटी कॉज कर देंगे। कैंसर, जॉन्डिस, लिवर ट्यूमर्स एंड हाई ब्लड प्रेशर आर द मोर सीरियस रिस्क। एग्रेशन, एक्नी, इरिटेबिलिटी, पैरानोया। पैरानोया क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? पैरानोया होता है कि जब एक बंदा कहता है कि मुझे सारे नोटिस कर रहे हैं। जो डिप्रेशन में वो अक्सर ये कहते हैं कि जी नोटिस हो रहे हैं हम।
डेल्यूशंस के अगर हो ही नहीं रही जो चीज उसको लग रही है कि ये चीज रियलिटी में नहीं हो रही लेकिन उसको लग रहा है कि हो रही है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स है। साइड इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं, थेराप्यूटिक यूजेस पूछे जा सकते हैं। अगर किसी का कोई बेटा बताया हुआ है कि किस तरह जो इसकी प्रिपरेशन किस तरह है तो वो पूछी जा सकती है। उसका मोड ऑफ एक्शन वही हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से वो ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। If prostate cancer is present, an increase of growth in cancerous tumor will occur. Side effect इसका. It can also cause an absence of sperms, excess of RBCs, red blood cells, sleep apnea, where breathing completely stops during the sleeping. सोते हुए breathing को affect करता है। अगर कब कब देनी चाहिए थेराप्यूटिक यूजेस ये कि जब हमारे प्राइमरी हाइपोगोनैडिज्म, जब गोनैड हार्मोन लेवल नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फिर सिंथेटिकली प्रिपरेशन उनको दी जाती है। Men with primary hypogonadism or hormonal declines are eligible for treatment with testosterone. Dangerous side effects are still possible, लेकिन उस वक्त भी इसकी क्वांटिटी को देख कर दिया जाता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। What is हार्मोन? ये सारे क्वेश्चंस हैं जी। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आगे हैं, इनको देख लीजिएगा। ये इनकी स्लाइड्स के अंदर इनके आंसर्स है। ये वही इनको समराइज करके बताया हुआ है। व्हाट आर द टू मेजर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स? प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है रिप्रोडक्टिव में, प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर। व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? इसकी एक स्लाइड दी हुई है, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को आप ढूंढ लीजिएगा इस स्लाइड्स के अंदर से। Yeah, testosterone, like estrogen, is also a steroid hormone found in males and in smaller quantity in females. ठीक है, और क्या थेराप्यूटिक यूजेस है इसके, और क्या इसका मसल मास को इंक्रीज करता है। फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन्स क्या कोई बताएगा? एस्ट्रोजन्स जो है वो जब इनकी एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलकर थेरेपी में दिए जा रहे थे, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स को दिए जाते हैं जिनकी जो बोन्स हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह हो सकती है, उनको दिए जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है मैम। अच्छा, आप लोग का मैं रिजल्ट इंशाल्लाह कल उस पे LMS पे लगा दूंगी। उसके अलावा एक मैंने कहा था कि मैं असाइनमेंट दूंगी, वो भी आज या कल में पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, 15 जून से पहले आप कोशिश करें, 15 जून तक ड्यू डेट है, आप वो सबमिट करवा दें। उसका 10% वेटेज होगा। ठीक है मैम। यस मैम। एक और के मेरे, क्योंकि पिछली क्लास ली तो इंसुलिन से रिलेटेड वो जरा मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स या इंसुलिन और डायबिटीज, उसकी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज बताई हुई थी उसके अंदर, वो मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा था। लेकिन मैं कोशिश तो करूँगी क्योंकि स्लॉट जिसमें आप लोग को वो पढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर मैं उसकी प्रेजेंटेशन से दूं, ग्रुप प्रेजेंटेशन के थोड़ा थोड़ा सा उसको प्रेजेंट कर दें। जी मैम, ये भी बेस्ट रहेगा क्योंकि स्लॉट्स खाली नहीं होते और फिर बहुत दिन गुजर जाएगा और बहुत पीछे भी बहुत कोर्स रहता है। तो ऐसा करें, मैं अगर कहते तो रिकॉर्डिंग्स भी भेज दूंगी, लेकिन मैं ग्रुप बना के उसके हर ग्रुप को थोड़ा थोड़ा पोर्शन दे दूंगी और हर ग्रुप ने वो प्रेजेंट करना होगा जब फेस टू फेस क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके आपके 5% हम रख देंगे ग्रुप प्रेजेंटेशन की। 5%। एक ग्रुप में कितने मेंबर्स होंगे? आप लोग जितने मेंबर्स उनको डिवाइड करके मैं 6 या 7 ग्रुप देखूंगी, लेकिन वो तो आप लोग तो मेरे ख्याल कितनी स्ट्रेंथ है आपकी? मैम आप बेहतर जानती हैं टोटल इस वक्त 52 है मैम। यस मैम। कितनी है? बच्चे टोटल क्लास में आते मैम हैं। अगर ये 100 के करीब है हमारी क्लास की स्ट्रेंथ जो है। इस वक्त 53 ज्वाइन किया होगा मैम। अच्छा चलो ठीक है, वो फिर ना यही करेंगे कि कुछ जैसे इंसुलिन वाला एक है ये जो टॉपिक, इसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी में सिर्फ एक ही है, फिर एंडोक्राइनोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो मैं अब उसकी क्लास नहीं लेना चाह रही है कि वो प्रेजेंटेशंस में कवर करेंगे। ठीक है,
वो मैं आपको स्लाइड जरूर भेज दूंगी जो होगा, या रिकॉर्डिंग जब टाइम मिला तो भेज दूंगी, लेकिन क्योंकि वो मिड टर्म में आएगा इसलिए एक ग्रुप वो ले ले टॉपिक और वो पहले आकर प्रेजेंट कर ले, उसकी परसेंटेज 5% हम रख लेंगे क्लास जो ग्रुप प्रेजेंटेशंस होगी। अगर आप लोगों ने खुद अपने बनाने ग्रुप्स तो आप बना लें, वरना फिर मैं बना दूंगी। मैम आप बना दें। चलिए ठीक है, जी ठीक है, मैम मैं बना व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कर लूंगी। जो फर्स्ट ग्रुप होगा ना वो फिर उसका टाइम में देख लूंगी, वो बिफोर कोशिश करें मिड टर्म से पहले जो है ना वो उसकी प्रेजेंटेशन दे दे, उसमें वो कवर हो जाएगा। ठीक है जी मैम। मैम चलिए। मिड टर्म की क्या डेट से शुरू हो रही है, या कुछ पता है क्या मिड टर्म कब से हैं? मिड टर्म आपके मेरे ख्याल में 14 जून से या 16 जून से थे, 26 तक। तो वही कंफर्म डेट्स हैं, कोई आगे पीछे नहीं होगी? मैम ऑन उसमें स्केड्यूल में तो वही लिखी हुई है। आप लोग का मिड टर्म आप लोग खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेपर कब देना है इन दिनों के नहीं अंदर। मैम, डेट शीट आती है, ऑफिशियली डेट शीट आएगी। नहीं, कोई डेट शीट आती है आपकी? यस यस मैम। अपलोड होती है। मैम 20 जून से स्टार्ट होनी है मिड टर्म्स। 20 से स्टार्ट हो रहे हैं? जी मैम। अच्छा, एक ग्रुप जो है वो फिर पहले प्रेजेंट कर दे ताकि वो खत्म हो जाए। ठीक है, फेस टू फेस पे आपका बर्थडे से मेरे ख्याल में स्टार्ट हो रहा है। अल्लाह करे। इस तरह ज्यादा अच्छा लगता है, फेस टू फेस अच्छा लगता है? फेस टू फेस मैम, सारा फेस टू फेस। फेस टू फेस मैम इस तरह तो हम लोगों को कभी दरम्यान में नेट चला जाता है, कभी कुछ। फेस टू फेस बंदा सामने बैठ के इंटरेक्शन हो तो फिर ज्यादा मजा आता है पढ़ने का। यस मैम। चलो ठीक है। मैम मंडे से स्टूडेंट्स तो चाहते ही नहीं फेस टू फेस शुरू हो जाए। मैम हम वो नहीं ना है। मेरा बेटा नहीं चाहता कि फेस टू फेस शुरू हो, भाई इतना लंबा उन्होंने अब समर वेकेशन ही नहीं दी स्कूल से। लेकिन हाँ, ये मसला रहता है, कभी अपलोड करो होमवर्क, कभी अपलोड करो चीजें, वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारा काम इकट्ठा पेंडिंग हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ये सारे मैं आपको आज ही अपलोड कर दूंगी, अभी आप जाकर ना मैं आपको ये सेंड कर देती हूँ। ठीक है मैम मंडे से हाइब्रिड सिस्टम स्टार्ट है ना, मतलब हमारी जैसे ईमेल आई है कि इवन वाले सेकंड डेज में और ऑड वाले फर्स्ट डेज में कैंपस में आएंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं है, किसी को आई है तो जरा बता दे क्या बता रही है वो। मैम वो यही कह रहे हैं ना कि हम लोगों को ईमेल आ चुकी हैं कि ऑड वाले एक सेशन में आएंगे और इवन वाले एक सेशन में, तो इसी तरह होंगे ना मंडे से हम लोगों की ऑनलाइन क्लास जो ऑन कैंपस होंगी जो हमारी क्लासेस, एक दिन ऑड वाले एक दिन इवन वाले। हाइब्रिड टाइम टेबल है मेरे ख्याल में, डिस्ट्रीब्यूट करके आधे लोग एक दिन आ जाएंगे, आधे लोग अगले दिन आ जाएंगे। लेकिन मैम वैक्सीन नेसेसिटी है। क्या चीज? वैक्सीन लगवाई होगी तो फिर एंटर होने देंगे कैंपस में, नहीं तो ऑनलाइन ही लेंगे। पता नहीं, वैक्सीन तो लगवा लें आप लोग वैक्सीन। सब अंडर 18 कोई है आप में से? सब अबव 18 ही है ना? यस मैम, सारे अबव 18 हैं। लेकिन मैम हम वेटिंग में है, अभी मैसेज किया हुआ है, अभी हमें डेट वगैरह नहीं बताया और ना ही सेंटर का बताया कि कहाँ से लगवाएं। आपको ना वैसे मैंने मैसेज किया था आज, ठीक है, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैं वहां जाकर लगवा के आके, और बहुत रश था। वो लोग, आप उन्हें कह दें हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा, वॉक इन है, वॉक इन जाकर आप उसी वक्त लगवा सकते हैं। आप पहले जाए, वहां पर एक काउंटर बना हुआ है, रश बहुत होता है, अंदर हॉल है बहुत बड़ा, उसमें रश बहुत होता है, वहां पर आप कह दें मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं काफी अरसे से वेट कर रही हूँ, तो वो आपको उसी वक्त जो है ना आपका नंबर नोट करेंगे और आपके खुद वो आपके मोबाइल से जो है आपका नंबर जो है भेज देंगे, आपका NIC। मैम आप एक्सपो का बता रही हैं? एक्सपो का, हाँ। तो फिर वहां पर जो NIC वो भेज दिया था, मेरा 2 दफा उसने कहा भी मेरे सामने करे, मैंने दोबारा किया था मैसेज तो नहीं आया, तो अभी 4 बजे से फिर कहा कि ले मैं कर देता हूँ मैसेज, उसने किया और कंप्यूटर से उसने मुझे बताया कि आपका ये नंबर है, कोड नंबर, आप जरा देख लें, यही आया। मुझे उसी वक्त मैसेज भी आ गया, हालांकि मैं घर से 2-3 दफा करके गई थी, नहीं आ रहा था। वो इस तरह भी लगा रहे हैं। यस मैम, मैंने भी लगवाई, इसी तरह लगा दे। बगैर कोड की वहां जाकर उनसे क्या हमारे कोड का मसला बन रहा है, सिर्फ अपना NIC ले जाए तो आपको लग जाएगी। और दूसरा ये अब ना वो एक कार्ड दे रहे हैं, पहले कार्ड नहीं दे रहे थे, जब मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स ने लगवाई हैं उनको कार्ड नहीं दिया, अब कार्ड दे रहे हैं जिसमें आपकी बता रहे हैं कि कौन सी वाली वैक्सीन लगी है और कब आपका टाइम टेन्योर पूरा होगा और आपको आना होगा।
तो वो उसमें लिखा हुआ है, वो रिकॉर्ड में वो कार्ड जरूर रख लीजिएगा, वो अच्छा फायदा होता है कि आप किसी को दिखा सके कि ये मैंने लगवाई हुई है। यस मैम, यूनिवर्सिटी वाले तो रिकॉर्ड मांग रहे हैं। वो उन्होंने हमसे भी मांगा था, मैं तो इतने अरसे से लगवाई नहीं थी, अब लगवा ली है जाकर आज। तो थैंक यू सो मच। ओके जी, जी मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।